हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 6 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है रीट और इनवीट के ऊपर। मैं आपको समझाऊंगा ये होता क्या है। जैसे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट कहते हैं, इनवीट मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसकी वैल्यूएशन 9 लाख करोड़ क्रॉस हो चुकी है। अगेन एक छोटा सा बिजनेस सेक्शन में एक आर्टिकल आया हुआ था 10 से 15 लाइन का। उसमें जो की स्टैटिक टर्म था वो रीट और इनवीट था। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूपीएससी एग्जैक्टली आर्टिकल से क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। जो पीवाईक्यू आया हुआ है वो मैं शो करूंगा। ये जीएस पेपर 3 आपका इकोनॉमिक सेक्शन में काफ़ी रेलेवेंट है। सेकेंड आर्टिकल बात करता है ब्रिक्स की वर्चुअल समिट होने जा रही है, जिसमें इंडिया की तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेट करेंगे। इस जो समिट का मेन ऑब्जेक्टिव है वो डिस्कस करना है कि यूएसए ने जो अलग अलग कंट्रीज पे टैरिफ्स इतने लगा रखे हैं उसको कैसे काउंटर किया जाए। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। जीएस 221 में इससे कनेक्टेड क्वेश्चन भी आया हुआ था। द यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ अ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग देन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। अब आपको पता है रिसेंटली अभी एससीओ समिट हुई थी जो तियानजिन में हुई थी, साथ ही साथ चाइना की विक्ट्री डे परेड भी हुई। तो दोनों ने हाईलाइट किया है कि अब जो यूएसए अपने आप को वर्ल्ड लीडर ग्लोबल एलोन प्लेयर कहते थे वो अब नहीं रह गया, क्योंकि चाइना के पास ना केवल मिलिट्री लेवल पे बट इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस आर्टिकल से आप किस तरीके से इस क्वेश्चन के पॉइंट्स को निकाल पाएंगे। थर्ड आर्टिकल बात करता है, आपने सुना होगा नेशनल साइंस कांग्रेस को लेके, जहाँ पे अलग अलग जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है वो अपने रिसर्च पेपर लेके आती हैं, जो उनकी अलग अलग डिस्कवरीज होती हैं वो सारे आके यहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं। तो अब उसको रिप्लेस किया गया है, एक नई कॉन्क्लेव बनाई गई है जिसका नाम है एमर्जिंग साइंस टेक एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव। इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं पेपर में आने के लिए प्रीलिम्स में, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आने के चांसेस है, क्योंकि इससे कनेक्टेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके आधार पर प्रिडिक्शन करते हैं। कभी प्रिडिक्शन हवा में नहीं होती, प्रिडिक्शन इज ऑलवेज ऑन प्रीवियस डेटा। प्रीवियस में अगर उससे कनेक्टेड उस पैटर्न पे उस थीम पे क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इससे कनेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सिर्फ नई नई इन्फॉर्मेशन के पीछे भागेंगे तो आपको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। आप 10-10 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लोगे लेकिन आपको लगेगा कि भाई इससे क्वेश्चन कहाँ से उठेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज और जो टेस्ट सीरीज आप जनरली कोचिंग्स वाले देखते हैं वहाँ पे आई हैव सीन वन थिंग कि वहाँ पे एक रेस लगी है, कौन कितना डिफिकल्ट बना सकता है टेस्ट सीरीज को, कौन कितना नई नई इन्फॉर्मेशन को डाल सकता है। बट यूपीएससी इज नॉट अबाउट न्यू इन्फॉर्मेशन, इट इज अबाउट जो आपके पास एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसको आप एग्जामिनेशन हॉल में कितने अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ आर्टिकल बात करता है, ये एक एडिटोरियल है जीएस पेपर 2 के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर बात की गई है कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में किस तरीके से इंडिया अपनी ऑटोनॉमी को प्रेजेंट कर सकता है। इंडिया जो एक ट्राई जंक्शन पे फंसा हुआ है, रशिया से वो डिफेंस वेपन खरीद रहा है, चाइना से उसका क्या चल रहा है, इकोनॉमिक जितने सारे काम चल रहे हैं, ट्रेड चल रहे हैं, और जो यूएसए की रेफरेंस है उसके साथ टैरिफ लगे हुए हैं। तो ट्राई जंक्शन कहाँ जाएगा। अब इस ट्राई जंक्शन से इंडिया कैसे बाहर निकले, बाहर निकलने के साथ साथ इंडिया किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, अपना खुद का जो आधिपत्य, हमारे खुद के जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं, बिना किसी के द्वारा दबे हम उस चीज़ को प्रमोट कर सकें। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपको आर्टिकल को डिसेफर करना होता है, या फिर कहा जाए किस तरीके से आर्टिकल को आपको ब्रेक डाउन करना होता है स्टैटिक पोर्शन में, किस तरीके से उस स्टैटिक पोर्शन को समझना है, फिर समझ के कैसे पीवाईक्यू से कनेक्ट करना है, और कैसे उसी पीवाईक्यू से फ्यूचर में कोई प्रोबेबल क्वेश्चंस उठ सकते हैं। इसका जो पूरा पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है रीट और इनवीट के ऊपर, इंडिया के ऊपर। सबसे पहले आपको एक बेसिक लेवल बता दूं। आप देखो, छोटा सा आर्टिकल है, बिजनेस सेक्शन में आया हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब इनका जो टोटल एसेट वैल्यूएशन है इन दोनों ट्रस्ट का, वो 9 लाख करोड़ हो चुका है। आपके दिमाग में एक सवाल है कि सर ये है क्या रीट इनवीट। तो आपको एक सिंपल सी भाषा में ये पूरा जो लिखा हुआ है इसको बताने से पहले एक लेमन भाषा में समझा देता हूँ होता क्या है। मान लेते हैं आपके पास 1,000 रुपये है, ठीक है। आप चाहते हो कि इस 1,000 रुपये को कहीं इन्वेस्ट करो। आप जनरली क्या करोगे, स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे, एसआईपी कर दोगे या कहीं म्यूचुअल फंड में डाल दोगे। बेसिक यही तरीका होता है। तो रीट इनवीट क्या होते हैं कि मान लो एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक कंपनी है,
समझ रहे हैं? अब वो कंपनी मेरी कंपनी है, मान लेते हैं आपके पास 1,000 रुपए है, मैं कंपनी खोल रहा हूँ और कंपनी ने एक ट्रस्ट खोल रहा हूँ बेसिकली। अब इस ट्रस्ट का काम क्या है कि मैं लोगों से पैसा लेता हूँ, ठीक है। मैं आपसे आके बोलूँ भैया ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, अगर आप हमको ये 1,000 रुपए दोगे तो आपके इस 1,000 रुपए को मैं इन्वेस्ट करूंगा रियल इस्टेट में। रियल इस्टेट क्या होता है? जो हाउस के कंस्ट्रक्शंस होते हैं, बिल्डिंग बड़ी बड़ी फ्लैट्स बनते हैं, वो सब रियल इस्टेट कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने कहा आपसे कि भाई साहब आप मुझे 1,000 रुपए दे दो, इस 1,000 को जो सबसे बड़े जैसे डीएलएफ के प्रोजेक्ट हो गए, शालीमार के प्रोजेक्ट हो गए, इन सब प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करूंगा और इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न मिलेगा उसका रिटर्न मैं आपको 80 से 90% आपको रिटर्न प्रोवाइड करूंगा इस चीज़ का। मतलब आपने जो इंटरेस्ट अगर हुआ लेट्स से 100 रुपए इस 1,000 पे, तो इसका 80-90% आपको मैं दूंगा। तो ये क्या है? रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने कंपनी बना रखी है जो स्पेसिफिकली रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगी। पैसा कहाँ से आएगा? आप देंगे। तो इसी को रीट कहते हैं, समझ गए? दूसरी चीज़ क्या होती है? इनवीट। अब इनवीट मान लो अब मेरी एक और कंपनी है जिसका नाम क्या है? इनवीट है। लेट्स से ए इनवीट प्राइवेट लिमिटेड। अगेन ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, सारी ट्रस्ट है, ध्यान रखिएगा, ये कोई कंपनी नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ट्रस्ट जो मेरी है इसका काम क्या है? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगेन मैं आपके पास आया कि भाई साहब चलो 1,000 तो आपने डाल दिया, आपका 1,000 का प्रॉफिट भी हो गया, तो आपके पास नेक्स्ट ईयर 2,000 है, तो आपने 1,000 किस में डाला? रीट में डाल दिया मेरे। अब दूसरी बार मैं आया, भैया आपके पास जो 1,000 बचा है ना, लाओ इस 1,000 को भी दे दो। तो आप पूछोगे क्यों? तो मैं बोलूँगा इस 1,000 को जो डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है मैं वहाँ पे लगाऊंगा। जैसे आप रोड बन रही है या कहीं पे कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कोई मतलब इन शॉर्ट कहा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में हर सारी में लगाऊंगा। कोई पावर रिलेटेड काम हो रहा है, कहीं पे पावर ग्रिड बन रहा है, कहीं पे कोई बोलते हैं ना टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उस सब में इन्वेस्टमेंट करके जो पैसा मिलेगा उस पैसे से जो रिटर्न होगा उस इंटरेस्ट को मैं आपको दूंगा। तो ये मतलब होता है रीट और इनवीट के ऊपर। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा मतलब समझो, ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जिसमें इंडिविजुअल मतलब आप अपना पैसा रियल इस्टेट में डाल सकते हो। आप जनरली जाओगे एसआईपी में डालो, किसी कंपनी में डालो, लेकिन ये क्या है? एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल कहे जाते हैं, समझ रहे हो? ये पहली बार 2019 में लिस्ट किए गए थे। और इन्वेस्टर्स जो होते हैं जैसे आप हो, तो आपको पैसा केवल ऐसा नहीं है कि केवल आपको पैसा इंटरेस्ट फॉर्म में मिलेगा, आपको रेंटल इनकम फॉर्म में भी पैसा मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या कैसे लिया है। आपको उस डिटेल में नहीं जाना, बस आपको समझ में आ चाहिए रीट है क्या। इनवीट का मतलब क्या है? इनवीट का मतलब सिंपल सी भाषा में क्या है? इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे फंड को आपसे फंड लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे रोड, पावर, टेलीकॉम, इन सब में इन्वेस्टमेंट जनरली मैं करूंगा। अगेन ऐसा नहीं है कोई भी आके इन्वेस्ट कर देगा, इट इज़ नॉट दैट ईजी। ये सब गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होता है। तो दिमाग में चीज सेबी रजिस्टर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, सेबी में इसको रजिस्टर किया जाता है और वही फिर आपसे मैं फंड लेकर के इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, दोनों का बेसिक मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे करंट स्टेटस इस जो आर्टिकल के रेफरेंस में बात की जाए तो क्या है, तो टोटल इनका 79 लाख करोड़ का कंबाइन एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। और इनवीट का केवल 27 है और जो रीट है उसका 72.25 लाख करोड़ है। यहाँ पे जो है वो क्रॉस 9 लाख करोड़ लिखा हुआ है। तो ये इसका मतलब क्या है? पिछले 9 सालों में क्रॉस किया इन्होंने। टोटल कंबाइन किया जाएगा वो है अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख करोड़। तो पिछले 9 सालों की बात हो रही है, 9 लाख, तो ये मत सोचिए टोटल इसमें इतना आ गया है, इन्होंने क्रॉस किया है इस चीज़ को। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंस है पहली बात तो रियल इस्टेट बूस्ट होता है। रियल इस्टेट में अगर कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पे पैसा चाहिए होता है, तो आपका पैसा वहाँ लगेगा, तो उससे क्या होगा? रियल इन्वेस्टमेंट, जो रियल इस्टेट होता है वहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। अगर डेवलपमेंट होगा तो आसपास की, मान लो कहीं पे भी एक बिल्डिंग बनती है, तो ऐसा नहीं है केवल बिल्डिंग बन जाएगी, उसके आसपास की एरिया में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जनरेट होता है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये सारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो आपको दिख रहे हैं इससे इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, ये एज अ इन्वेस्टर आपको स्टेबल इनकम भी प्रोवाइड करेगा और आपका इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो होता है उसको डाइवर्सिफाई करेगा। आपको पहले ही बताया ये सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। साथ ही साथ जो इसमें एसोसिएशन इन्वॉल्व है कौन कौन सी हैं? इंडिया की रीट एसोसिएशन और भारत इनवीट एसोसिएशन, मतलब कहीं ना कहीं तो इसको कोई एसोसिएशन होगी ना जो रेगुलेट कर रही होगी, तो रेगुलेट तो एक सेबी कर रही है, साथ ही साथ जो एसोसिएशन है जो कहीं ना कहीं इनको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही है वो ये दोनों एसोसिएशन है। ठीक है,
चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें सरफेसी एक्ट का क्या रोल है? अगर आप देखोगे रीट और इनवीट, तो दोनों के दोनों जो हैं ये कहीं ना कहीं अगर ये बैंक से भी लोन लेंगे तो एज अ बोरोवर कहे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इनको बोरोवर की कैटेगरी में डाला जाता है एज पर सरफेसी एक्ट 2002। अब सरफेसी एक्ट क्या है? अगेन मैं आपको बहुत डिटेल में इसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसमें ना ले जाके आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं। मान लेते हैं कि मैंने लोन लिया है बैंक से, ठीक है, मैंने मान लेते हैं 1 CR का लोन लिया, 1 करोड़ का। अब मैं लोन नहीं दे पा रहा हूँ, चुका नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, मेरे लोन को बोलेगा भैया ये एक एसेट है, मेरे लिए तो क्या है, मेरे लिए तो कर्ज है, लेकिन बैंक के लिए तो क्या है, बैंक के लिए तो एसेट है, मतलब कहीं ना कहीं उससे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो एसेट पूरी तरीके से डाइल्यूट हो रहा है, आप बैंक वालों को रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो बैंक क्या करता है, बैंक कहता है भैया ये एसेट जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुके हैं, मतलब ये लोन हो चुका है। तो उसमें इनके पास अधिकार है, सरफेसी एक्ट 2002 इस चीज़ को बैंक के पास अथॉरिटी देता है कि वो इस चीज़ को एनलिस्ट करे। एनलिस्ट करके जो मैंने पैसा ले रखा है बैंक से, उस चीज़ की कर्ज बोलते हैं ना, पूरा कर्ज वो चुका ले। बैंक कैसे चुकाएगा, वो इसको देगा किसी कंपनी को जिसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कहते हैं। वो लोग क्या करेंगे, वो हम मेरे लोन को एक्वायर कर लेगी, और एक्वायर करके मैंने अगर कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा या कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा या इस 1 करोड़ को कहीं ना कहीं तो डाला होगा, तो उससे जो कुछ भी मिला होगा सारी की सारी चीज़ों को बेच करके जो पैसा मिलेगा वो कंपनी अपने पास रख लेती है जनरली। इन शॉर्ट कहा जाए तो जो मैंने कर्ज लिया है वो मुझसे पूरी भरपाई करने के अधिकार जो हैं वो सरफेसी एक्ट 2002 में दिए गए हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। आपको इसकी बहुत डिटेल मिलेगा, बट इन सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए ये है क्या। इसका मतलब यही होता है, कहीं कर्ज लिया है आपने और वो कर्ज नहीं चुका पाए हैं, तो उस कर्ज के बदले आपका घर अगर होगा या फिर आपसे कनेक्टेड जितनी भी एसेट्स होंगे उसको बेच के बैंक वो कर्जा वापस ले लेगा, ठीक है। इसका मेन बोलते हैं ना, एग्रीकल्चर लैंड में नहीं अप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा। जो स्मॉल लोन्स लेस देन 1 लाख होते हैं वहां पे नहीं अप्लाई होता है, और जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, अनसिक्योर्ड मतलब कोलैटरल फ्री लोन जो होते हैं, कभी भी आप लोन ले जाओ तो बैंक पूछता है ना भैया क्या आप दोगे कोलैटरल में, अपना घर दोगे, अपने गहने दोगे, तो जो अनसिक्योर्ड लोन है वो नहीं होता इसमें कवर। लेकिन जो सिक्योर्ड लोन है, मतलब आपने अगर अपना घर दे रखा है, ठीक है, जिसकी वैल्यूएशन 20-25 लाख है, तो बिल्कुल उस घर को बेच करके बैंक अपना पैसा वापस ले सकती है। ये होता है सरफेसी एक्ट में कहा गया। अगर कभी आप नोटिस करोगे तो कभी भी कोई फ्लैट अगर खरीदता है इंसान या कभी घर बनवाता है, कोई होम लोन ले रहा है नए घर के लिए, तो जब होम लोन लेने जाओगे तो बैंक वाले क्या करेंगे पता है, आपको पैसा देंगे, जैसे आप घर खरीद लोगे घर के पेपर्स वो अपने पास रख लेंगे, जब तक आप पूरा लोन नहीं दे देते वो पेपर आपको नहीं प्रोवाइड करेगा बैंक। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसलिए की जाती हैं जिससे कभी अगर आप डिफ़ॉल्ट करो तो उस घर के जो पेपर्स हैं उसको बेच करके वो अपना पूरा का पूरा लोन कवर कर ले, ठीक है। ये रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर आपने सरफेसी क्यों समझा है, आपने रीट इनवीट क्यों समझा है, उसके पीछे रीजन है यूपीएससी 2023। क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। इंटरेस्ट, दो स्टेटमेंट कहे गए, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पता ही आपको। डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। अब आप एक चीज सोच के देखो कि यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है, आपके पास 1,000 रुपए है, मैंने 1,000 रुपए लिया, उससे इंटरेस्ट जनरेट हुआ, इंटरेस्ट को मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, तो क्वेश्चन पूछो व्हाई वुड इट नॉट बी टैक्स्ड, अपने आप से पूछो। मतलब क्या गवर्नमेंट ने ऐसी कोई कंडीशन है, क्या इसमें किसी तरीका कोई चैरिटी का काम हो रहा है या कोई ऐसा, मतलब एट द एंड तो आपका मोटिव प्रॉफिट ही है। जब प्रॉफिट आपका मोटिव है तो टैक्स से क्यों एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, सोचने की बात है। तो यह बाय डिफॉल्ट गलत होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इनवीट आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर अंडर सरफेसी एक्ट 2002। अभी मैंने आपको बताया रीट एंड वीट क्या होते हैं, एज अ बोरोवर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं अंडर सरफेसी एक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये तरीका होता है जनरली जिस तरीके से हमको समझना होगा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, और कनेक्ट करना है आपको आर्टिकल से। अब आप सोच के देखिए क्वेश्चन क्या, मतलब ये आर्टिकल क्या था, रीट इन बीट, लेकिन उन्होंने पूछा, ये तो नहीं पूछा कि इनका 9 लाख करोड़ क्रॉस हो गया, कंबाइंड कितना हो गया, उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है रीट और इनवीट क्या होता है, उसके फीचर पूछ लिए उठा करके। 23 अभी 2 साल ही पहले पूछे गए, तो आप कनेक्टिविटी समझ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं, एक वर्चुअल समिट होगी मंडे को
ठीक है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो यूएसए ने टैरिफ्स लगा रखे हैं अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। इंडिया की तरफ से आपको ऑलरेडी बताया जयशंकर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ब्रिक्स की बात करें तो इसमें टोटल 11, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, आर्टिकल ही पूरा इस चीज़ के ऊपर है। यूएसए ने जो टैरिफ्स को इम्पोज कर रखा है 50% तक टैरिफ कहाँ पे, ब्राज़ील पे भी लगा रखा है। तो इस वजह से हमें ये बस पता होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो की स्टैटिक पोर्शन है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स में टोटल 11 मेंबर अब हो चुके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। अब आप बोलोगे सर ये सब क्यों आपने बताया, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों बोला। जो समिट है इसका मेन एम है वो एड्रेस करना है यूएसए ने जो हाई टैरिफ लगा रखा है। साथ ही साथ ये देखना कि और हम कौन से मल्टीलैटरल मेजर्स ले सकते हैं जिससे यूनिलैटरल इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस कम हो सकें। मल्टीलैटरल मतलब क्या होता है, मल्टीलैटरल मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ कंट्रीज एक साथ मिलके अपने इंटरेस्ट्स को बताएं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और फिर काम करें। यूनिलैटरल अप्रोच क्या होता है, मतलब एक कंट्री आए और आके बोले भैया मुझे ऐसा ऐसा करना है, बाकी आपका नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूएसए जो कर रहा है वो उससे क्या बोलेंगे, वो यूनिलैटरल है। और जो इंडिया अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है वो मल्टीलैटरल अप्रोच है। साथ ही साथ जो रशिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि भैया हम भी अपनी अटेंडेंस इसमें रखेंगे, हम प्रेजेंस रहेंगे इसमें। साथ ही साथ जो नेक्स्ट चेयर है ब्रिक्स की, मतलब अब जो 18th ब्रिक्स समिट होगी वो इंडिया में होस्ट होगी। तो अब आपको ये सारी एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए अच्छे से। अगर कुछ की लाइंस अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप ले सकते हो तो आप समझ सकते हो ब्रिक्स समिट इज एट लीडर्स लेवल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब कहीं ना कहीं जो ब्रिक्स समिट है वो बोलते हैं ना अप्रोच कर रही है वर्ल्ड में एक ऐसी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो आपका यूएन भी उतने अच्छे से नहीं अप्रोच कर पाए। यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन तो पूरी सारी की सारी कंट्रीज हैं, उनके सबके अपने इंटरेस्ट हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक ऐसी बॉडी बन चुकी है कि उसमें लोग उसको उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लोगों का जो मल्टीलैटरल अप्रोच है वो अच्छे से वहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहा है। लेकिन ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये इस पूरे के पूरे बोलते हैं ना वॉलेटाइल वर्ल्ड में जब पूरी की पूरी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो ब्रिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन निकल के आ रही है जो कि यूनिटी में कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ एससीओ में भी काफ़ी ये चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट लाइन जो है, इसको भी आप एक बार पढ़िए, आप समझ पाएंगे इसमें क्या है। मतलब सिंपल ये लिखा गया, आप आइडिया ले सकते हो कि अपने मेंस में कैसे इसको लिखना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ आइडिया लीजिए इससे। ठीक है, चलो कुछ स्टैटिक टर्म, ब्रिक्स, मल्टीलैटरलिज्म वर्सेस यूनिलैटरलिज्म। मतलब क्या होता है मल्टीलैटरलिज्म, मतलब मल्टी मतलब क्या, बहुत सारे लोग मिल करके एक पॉलिसीज बनाए। यूनिलैटरल मतलब अकेला ही आके इंसान बोल दे। यूएसए क्या कर रहा है, वो यूनिलैटरलिज्म कर रहा है। मल्टीलैटरलिज्म कौन कर रहा है, ब्रिक्स कर रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें बात हुई है तो हमें पता होना चाहिए। मैंने इसके बारे में कई बार आर्टिकल्स आपसे डिस्कस किए हैं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ब्रिक्स मतलब क्या है, ये इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का ग्रुप है। कौन कौन, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लास्ट था। ब्रिक्स मतलब ये BRI हर एक कंट्री का ये निमोनिक है, आप समझ लीजिए। जो साउथ अफ्रीका लास्ट है ये 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। अब यहाँ पे इसके जो मेंबर्स हैं वो एक्सपैंड हो चुके हैं, इसमें इजिप्ट, इथोपिया, ये सारी कंट्रीज भी आ चुकी हैं। इसका फोकस क्या रहता है, फोकस रहता है मल्टीलैटरलिज्म, ट्रेड कोऑपरेशन करना, जो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उसको चेंज करना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यूएसए को वो है ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर से, क्योंकि ट्रम्प क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं पूरी दुनिया में कभी भी ट्रेड हो तो केवल डॉलर का यूज़ हो। ठीक है, डॉलर का यूज होगा इससे, इसीलिए इसको एक स्टैंडर्ड करेंसी कही जाती है। अब ब्रिक्स में क्या हो रहा है, ब्रिक्स में एक ऑल्टरनेटिव करेंसी की बात की जा रही है कि हम लोग एक ऑल्टरनेटिव करेंसी ऑप्ट करेंगे जिसमें ट्रेड किया जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं डी डॉलराइजेशन। और ट्रंप ने इसी पे एकदम गुस्से में आकर के ये चीज़ बोली कि अगर गलती से भी भाइयों अगर डी डॉलराइजेशन हुआ तो मैं 500% तक टैरिफ लगा दूंगा। सोच के देखो, मतलब भांग खाया है क्या इंसान ने, मतलब ₹1 का प्रोडक्ट है वो ₹500 का प्रोडक्ट बना देगा बंदा, किस लिए, जस्ट बिकॉज डी डॉलराइजेशन हो रहा है। और कर हो भी किस लिए रहा है, क्योंकि डॉलर की इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों हो रही है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड हो सकता है डॉलर से। क्यों, क्योंकि यूएसए की उतनी ज़्यादा इकोनॉमी अच्छी है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को भी चेंज करने में ब्रिक्स मदद कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है,
पहली जो समिट हुई थी कहाँ पे हुई थी, रशिया में हुई थी, ध्यान रखिएगा 2009 में, ये आपको पता होना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक रीजनल सिक्योरिटी और एक पॉलिटिकल ग्रुपिंग कही जाती है। इसमें मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं, चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब आपको इन सभी कंट्रीज की एक बार मैप पे लोकेशन देखनी है। लोकेशन देखने के बाद आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि कौन सी कंट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है। इसका फोकस एरिया क्या है, जैसे यहाँ पे फोकस एरिया ब्रिक्स का ही है, तो फोकस एरिया काउंटर टेररिज्म है, रीजनल सिक्योरिटी मेंटेन करना एशिया में, साथ ही साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन अच्छे से करना। ठीक है, टैरिफ का मतलब बता दिया आपको पहले ही, एक टैक्स है जो इंपोज होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बिटवीन कंट्रीज, जिस तरह से ट्रम्प ने लगा रखा है। मल्टीलैटरलिज्म मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे मल्टीपल कंट्रीज एक साथ काम करती हैं ग्लोबल इश्यूज पे। ये यूनिलैटरल एक्शन के अपोजिट कहा जाता है। ब्रिक्स को कई बार ये चीज कहा जाता है कि ब्रिक्स प्रमोट कर रहा है मल्टीलैटरलिज्म को, जिससे वेस्टर्न डोमिनेंस कहीं ना कहीं कम हो सके। अगर आप ब्रिक्स को देखोगे तो इसमें वेस्टर्न इकोनॉमीज नहीं है, इसके अंदर पहली बात तो एशिया वाला पार्ट है और अफ्रीका वाला पार्ट ज़्यादा आ रहा है। तो धीरे धीरे ये चीज़ हाईलाइट हो रही है कि ब्रिक्स एक ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा है और वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा है। यहाँ पे बात हो रही है डी डॉलराइजेशन के ऊपर, यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक्स के ऊपर, यहाँ पे बात हो रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो जितने एकदम जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के हाईलाइटेड टॉपिक हैं उन सब पे डिस्कशन ब्रिक्स में धीरे धीरे हो रहा है। इस वजह से मैंने कहा ये एक सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव बन रहा है यूएन का स्लोली। अगेन ऐसा है नहीं, G20 भी है बट स्टिल अभी ब्रिक्स जो है एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, ये 2025 का क्वेश्चन है, इसी बार पेपर आया हुआ था मैंने एग्जैक्टली पेपर का स्नैप डाल दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्रिक्स। ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ रशिया इन कजान। 16th ब्रिक्स समिट, अभी आपको पता होना चाहिए, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको पता होगा 16 ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई है तो आप आसानी से कर सकते हो, तो रशिया में हुई थी, ये सही है। इंडोनेशिया हैज बिकम फुल टाइम मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अब आपको सोच के देखो क्या है या नहीं है, ऑब्वियसली है। नेक्स्ट चीज है, द थीम ऑफ ब्रिक्स 16th ब्रिक्स समिट वॉज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट डेवलपमेंट, फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अब नोटिस करो यहाँ पे क्या क्या है, मैं आपको घूम घूम के बता रहा हूँ। ब्रिक्स का मेन काम क्या है, मल्टीलैटरलिज्म, इसीलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक मल्टीकल्चरलिज्म तो नहीं है, तो इन्होंने क्या लिख दिया, मल्टीकल्चरलिज्म। अब आप देख रहे हो किस तरीके से यूपीएससी में एक फ्रेमिंग की जाती है क्वेश्चंस की, कि भाई एक छोटा सा कल्चर की जहां यहाँ पे लैटरलिज्म होना चाहिए, रिप्लेस कर दिया कल्चर से, तो ये गलत हो जाता है। तो 1 and 2 इज द राइट वन, आप आसानी से बचा सकते हो। अब 16th कहाँ हुई है, रशिया में हुई है। तो 17th कहाँ हुई है, रशिया जो 17th ब्रिक्स समिट है वो अभी ब्राजील में हुई थी 1 महीने पहले, रियो डी जेनेरियो जो सिटी है वहां पे। तो इसीलिए मैंने कजान है तो आपको रियो डी जेनेरियो पता होना चाहिए। जो 6 न्यू मेंबर एडमिट हुए हैं ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जो 17th ब्रिक्स समिट है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, 16th ब्रिक्स समिट का थीम इन्होंने पूछा है कि नहीं। जब मैंने कहा हम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए उसी का सहारा लेके प्रिडिक्ट करेंगे ना, कि फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं नहीं पूछे जा सकते। तो ये केवल ब्रिक्स के लेके ध्यान मत रखना, जो अलग अलग समिट्स हो रही हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे G20 हो रही है या SCO समिट हो रही है, अगर उससे कभी कहाँ पे हो रही है आपको वो पता होना चाहिए, उसमें कोई नए मेंबर इंडेक्ट हुए वो पता होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी ने ब्रिक्स से पूछा है तो वो SCO से ही पूछ सकता है, वो G20 से भी पूछ सकता है। उसके थीम को पढ़िएगा ध्यान से जो रिसेंट में हुआ है, तो ये तरीका पैटर्न होता है करने का। तो जो 17th अब की हुई है ब्राजील में, उसका क्या है थीम, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पे क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल नॉर्थ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अब सोचो, क्या मैं यूपीएससी के नजरिए से नहीं सोच रहा हूं, आप खुद सोच के बताओ इन्होंने किया क्या, ये तो आपके सामने प्रूफ है। इन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म लिख दिया है मल्टीलैटरलिज्म की बजाय, तो क्या इसको मैं ग्लोबल नॉर्थ नहीं कह सकता, चलो ग्लोबल साउथ ही रखो। कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव की जहां एक्सक्लूसिव नहीं लिख सकते, फॉर मोर इंक्लूसिव एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस नहीं लिख सकते, कुछ भी लिख दें कि बस वो स्टेटमेंट गलत हो जाए, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि ये सारी जो की हेड टर्म्स होते हैं गलत यूपीएससी ऐसे ही करता है। अब यहाँ पे क्या है, जो अभी आपका 18th ब्रिक्स समिट होगी कहाँ पे, इंडिया पे होगी, तो आपको वो पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, विद रेफरेंस टू ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 2009। मैंने अभी आपको क्या बताया, फर्स्ट समिट कहाँ पे हुई, देखिए मैंने मेंशन भी यहाँ पे क्यों है, फर्स्ट हेल्ड इन रशिया। तो आसानी से आप बोल सकते हो कि वो रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में इस बार हुआ है, इसीलिए मैंने ये भी हाईलाइट कर दिया आपके लिए, रियो डी जेनेरियो। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू जॉइन ब्रिक्स ग्रुपिंग। ये भी मैंने आपको अभी, आप नोटिस करो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू ज्वाइन इन 2010। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, आप आसानी से बता सकते हो, टू इज द राइट वन। 2010 में क्वेश्चन आया है, विद रेफरेंस टू ब्रिक्स कंट्रीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2010 के रेफरेंस में क्वेश्चन आया है। एट प्रेजेंट चाइनाज जीडीपी इज मोर देन कंबाइंड जीडीपी ऑफ ऑल 3 मेंबर कंट्रीज। अब एक चीज नोटिस करो, ब्रिक लिखा हुआ है यहाँ पे, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है, यहाँ पे एस नहीं आया हुआ था उससे, मतलब एस मतलब साउथ अफ्रीका, तो इसलिए यहाँ पे ब्रिक लिखा गया है। चाइनाज पॉपुलेशन इज मोर देन कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ एनी 2 अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे आप आसानी से बोल सकते हो कि चाइना की पॉपुलेशन क्या 2010 में कंबाइंड पॉपुलेशन 2 कंट्रीज से ज़्यादा थी, तो आंसर इज नहीं, इंडिया तो ऑलरेडी पहले से पॉपुलेटेड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ये उस समय के रेफरेंस की बात हो रही है। ठीक है, अभी करंट सिचुएशन में जीडीपी काफ़ी चेंज हुई है, बट अगेन पॉइंट मेरा क्या है कहने का, कि ब्रिक्स से कनेक्टेड क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अभी रिसेंटली जो एससीओ की समिट हुई थी। ये आर्टिकल नहीं है, ये इसी से कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है। ये 3 से 4 दिन पहले का आर्टिकल है जो मैंने समझाया था, तियानजिन 2025 में हुई थी। तो ध्यान रखना, तियानजिन क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पूछ सकते हैं कि एससीओ समिट वाज हेल्ड इन रशिया कजान, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना होगा, रीसेंट एससीओ समिट वाज हेल्ड इन तियानजिन चाइना। तो हाई चांसेस है कि यूपीएससी में तियानजिन को चेंज करके वो शंघाई लिख सकते हैं, चेंज करके वो कोई भी सिटी चेंज कर सकते हैं, तो आपको तियानजिन पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये इसका आउटकम क्या हुआ, पीस और ट्रैंक्विलिटी जो बॉर्डर एरियाज में है उससे और ज़्यादा बोलते हैं ना शांति बनाए रखना, साथ ही साथ जो टाइज हैं बिटवीन इंडिया और चाइना उसको और स्ट्रॉन्ग करना, ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव था। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन एससीओ का टॉपिक डिस्कस हुआ था इस जो भी वर्चुअल समिट होने जा रही है ब्रिक्स की, इस वजह से मैंने एससीओ के बारे में आपको यहाँ पे प्रीवियस आर्टिकल डाल दिया है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, इंडिया पहला ESTIC मतलब एमर्जिंग साइंस, एमर्ज करती हुई जो विज्ञान है, टेक है और इनोवेशन है, ये कॉन्क्लेव कहा जाता है। मतलब एक तरीके से भी समिट समझ लो आप, यहाँ जो डिफरेंट साइंस कम्युनिटी के लोग हैं वो आएंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला होने जा रहा है इंडिया में। ठीक है, 2025। तो आप बोलोगे सर इंडिया में पहला हो रहा था क्या, इसके पहले कहीं और होता था क्या, आंसर इज नहीं। ये अपने आप में एक नई बॉडी बनाई गई है। ठीक है, अपने आप में एक नई, एक बोलते हैं ना, एक नया तरीके से अब से समिट्स होंगी, कॉन्क्लेव होगा, एक ग्रुपिंग होगी, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है, इसको ये एक रिप्लेसमेंट कहा जा रहा है इंडियन साइंस कांग्रेस का। इंडियन साइंस कांग्रेस की बात की जाए तो ये बहुत समय से अप्रॉक्सीमेटली, इसको बोलते हैं ना अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स कह सकते हो आप लोग, होने जा रहे हैं, ये होता जा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको कहा जा रहा है कि ये उतना एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इस वजह से एक रिप्लेसमेंट आएगा जो होगा एमर्जिंग साइंस टेक एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव। इसको कौन ऑर्गेनाइज करे, ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इसको ऑर्गेनाइज करेगा। कहाँ पे होगा, भारत मंडपम में होगा। इसके पार्टिसिपेंट्स होंगे जो साइंस रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, नोबल लॉरिएट और इंटरनेशनल डिग्निटरीज, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जनरली। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है क्यों शिफ्ट हो रहा है, इंडियन साइंस कांग्रेस से शिफ्ट क्यों हुआ। कहीं ना कहीं जो ISC है उसके पास एक हिस्टोरिक लेगेसी थी, बट करेंटली उसकी साइंटिफिक डेप्थ, मतलब उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, ग्लोबल पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा था। मतलब बेसिकली नाम चेंज हुआ है अभी, लेकिन नाम चेंज हुआ है तो अपने आप पे कुछ ना कुछ तो काम भी चेंज होना चाहिए उसका। कहीं ना कहीं उसमें फंडिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या है, मतलब अगर हम इंडियन साइंस कांग्रेस से चेंज होके आए हैं एमर्जिंग साइंस टेक एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव पे, तो इम्पैक्ट कोई ना कोई हो सकता है जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब बात हो रही है AI के ऊपर, तो फोकस डीप टेक के ऊपर है, रिसर्च के ऊपर है, इनोवेशन के ऊपर है, और ज़्यादा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की एक्सपेक्टेशन है। ये जो नई कॉन्क्लेव होगा ये अलाइन करेगा विकसित भारत 2047 के विजन से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके बहुत हाई चांसेस हैं 2026 के प्रीलिम्स में उठने के। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसमें टॉपिक कनेक्ट हो रहा है, जो इंडियन साइंस कांग्रेस है उससे वो रिप्लेस हो रही है दूसरी चीज़ से, तो इस वजह से इसको ज़रूर नोट्स में लिख लेना, मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है,
चलो, अब कुछ स्टैटिक टर्म क्या है। डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक, ये एक नोडल मिनिस्ट्री है जिसका ऑब्जेक्टिव है साइंस और टेक को प्रमोट करना इंडिया में। इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में आपको ऑलरेडी बताया, 1914 से एनुअल इवेंट्स हो रहे हैं इसमें, ठीक है। ट्रेडिशनली क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट करते थे। इसका पर्पस क्या था, एक साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो ये जो इमर्जिंग साइंस टेक एंड इनोवेशन है, ये भी एक प्लेटफॉर्म ही बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो इंडियन आईएससी था, इसमें रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स क्या होते थे, पेपर्स प्रेजेंट करते थे, साइंटिफिक पेपर प्रेजेंट करते थे। अब ये कब होता था, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पे ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती थी, जिसमें साइंस को पॉपुलराइज करने के लिए स्टेप्स लिए जाते थे। अब ये जो एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया, इस प्लेटफॉर्म में क्या होगा, हाई लेवल का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, ठीक है, जिसमें कटिंग एज रिसर्च, डीप टेक ब्रेक थ्रू, इनोवेशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखा जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी आपको होनी चाहिए कि आईएससी में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, तभी तो अपग्रेड किया गया उसको, किससे, ईएसटीआई से। ईएसटीआईसी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए मैंने बनाया है क्योंकि इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट एमर्जिंग साइंस टेक एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव। इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025 बाय आईएससी कांग्रेस, मतलब इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अभी आप नोटिस करो मैंने क्या बोला, इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम, बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। यूपीएससी ऐसे ही तो करता है ना कि अगर ये कोई प्लेटफॉर्म है या कोई समिट हो रही है तो समिट कहाँ पे हो रही है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो उसके स्टेटमेंट को यूपीएससी अक्सर गलत करता है। तो मैंने भी डेलिबरेटली यहाँ पे गलत किया जिससे आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग हो सके। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट एम्स टू रिप्लेस द इंडियन साइंस कांग्रेस एज अ हाई लेवल प्लेटफॉर्म फॉर शोकेसिंग कटिंग एज। ये बिल्कुल सही है, इसका एम ही तो वही है ना। अब सेकंड क्या है, यहां पे कर क्या सकते हैं, इट एम्स टू रिप्लेस इंडियन साइंस कांग्रेस की जहां कोई और ऑर्गेनाइजेशन लिख सकती है यूपीएससी। इट इज वेरी ऑब्वियस, यू डोंट हैव टू वरी कि नहीं भैया क्या ये सही है गलत है। नोबेल लॉरिएट्स एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन इट्स इनॉग्रल एडिशन। ये भी बिल्कुल सही है, तो 2 और 3 बिल्कुल सही है, फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट मैंने फ्रेम किया है किसके अकॉर्डिंग फ्रेम किया है, जैसे अभी आपने ब्रिक समिट में पढ़ा, वहां पे क्या किया था उन्होंने थीम को चेंज कर दिया, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ उस लाइन को, उस बॉडी को ही चेंज कर दिया। मैंने आपको समझाया भी, एससीओ से ही पूछ सकते हैं सवाल, तियानजिन को चेंज कर सकती है यूपीएससी। तो ये सारे पैटर्न होते हैं जिसके ऊपर जनरली गलती या ट्रैप के तरीके से यूपीएससी प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये अगेन एक एडिटोरियल है, थोड़ा सा पॉलिटिकली इंक्लाइन था, बट हाँ उसमें की पॉइंट्स जो मुझे दिखे, अब अगेन शशि थरूर जी ने लिखा है तो थोड़ा बहुत तो इसमें कांग्रेस बीजेपी होगा ही, बट हमें उस चीज़ पे नहीं जाना है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस आर्टिकल के अंदर जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी मतलब है तो पूरा इनका ओपिनियन ही सही है, लेकिन पॉइंट क्या है, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है आपकी यूपीएससी मेंस में अच्छे से यूटिलाइज हो सकती है, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। तो टू द पॉइंट कहा जाए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सिंपल सा मतलब होता है कि इंडिया के पास फ्रीडम होना, ठीक है, आज़ादी होना कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज को खुद से बना सके, वो अपने खुद के डिफेंस डिसीजन ले सके, इसी को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। फिर इसमें आइसोलेशन, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं होता कि हम बिल्कुल अलग होकर काम करेंगे, इसका मतलब ये है कि इंडिया आगे बढ़ के बातचीत करेगा, एक दूसरे के साथ वर्क करेगा जो डिफरेंट कंट्रीज पे है, लेकिन किसी भी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा बिल्कुल भी, समझ रहे हैं। तो ये है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब। कभी पूछा है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या है, मतलब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने डिफेंस डिसीजन खुद से ले रहे हैं, लेकिन खुद से लेने का मतलब ये नहीं हम बिल्कुल अलग हट चुके हैं, हम दूसरी कंट्रीज के साथ भी वर्क करेंगे, उनके ओपिनियन को सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं किसी फॉर्म में। इसका बैकग्राउंड देखा जाए किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, ये नेहरू की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से स्टार्ट हुआ, नाम भी कहते हैं इसको। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब होता है कि हम मतलब इंडिया किसी भी तरीके से किसी कंट्री की तरफ इंक्लाइन नहीं होंगे, हम एज अ न्यूट्रल पार्टनर रहेंगे, ठीक है। हम न्यूट्रली एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, क्योंकि हम अपने आप में डाइवर्सिफाइड कंट्री हैं, और इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री होने की बजाय हर एक का अपना डिफरेंट टेस्ट है। किसी को रशिया पसंद आएगा, किसी को यूएसए पसंद आएगा, किसी को जर्मनी पसंद आएगा। करेंटली यूएसए किसी को नहीं पसंद आया, लेकिन यूएसए में जा सारे रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। करेंटली यहां इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनमें
रशिया सबको पसंद आ रहा है, लेकिन रशिया में जाकर कोई जॉब नहीं करने जा रहा है, रशिया में कोई जाकर के कोई बोलते हैं ना अपना काम नहीं करने जा रहा है। तो ये बड़ी हिपोक्रेसी हो गई है हमारे अंदर, कॉन्ट्रडिक्शन हो चुका है। और ये चीज़ सरकार को भी पता है, सरकार भी वही सेम उसी से अकॉर्डिंग ले रही है कि यूएसए से एकदम अलग भी ना हो जाए और रशिया को अपना पार्टनर बना के रखें। तो ये से वो कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करना। लेकिन करंटली देखा जाए तो करंटली ये एक मल्टी अलाइनमेंट हो चुका है, ठीक है। हमें काम करना पड़ रहा है यूएसए के साथ भी, रशिया के साथ भी और चाइना के साथ भी, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत पॉलिसी में चेंजेस हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो रहा है, यूएसए उतना स्ट्रांग नहीं है जितना पहले था, अकेले यूएसए स्ट्रांग नहीं है, चाइना बढ़ रहा है और रशिया की एक्टिवनेस भी बहुत ज़्यादा है डिस्पाइट सैंक्शंस। कितने सैंक्शंस लगे हैं रशिया पे, आप सोच के देखो, 2 से 3 साल होने जा रहे हैं रशिया के ऊपर सैंक्शन पे सैंक्शन लगने, लेकिन रशिया टस से मस नहीं हुआ अपनी जहाँ से। उसकी जो पॉइंट्स हैं वो अपने पॉइंट्स को लेके एकदम बोलते हैं ना, वो कह रहा है कि भैया जो यूक्रेन है, यूक्रेन को अगर नेटो का हिस्सा बनेगा तो हमें दिक्कत है उस चीज़ से। इसी वजह से रशिया ने पूरी की पूरी बोलते हैं ना इतनी एक्सटेंड कर गई है वॉर ये। अब इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है पहली चीज़ तो उसकी बॉर्डर सिक्योर हो, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, उसका टेक बढ़े और उसमें रीजनल पीस रहे। हर एक कंट्री चाहती है बेसिकली, बट ये इंडिया भी यही सेम चीज़ चाहता है। बॉर्डर किसके साथ सही रहे? चाइना के साथ। देखो कनेक्टिविटी समझो, हर एक के साथ हमारा डिफरेंट इंटरेस्ट है। हमारी सिक्योर बॉर्डर किसके साथ हो? चाइना के साथ हो। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कैसी होगी? जब ट्रेड अच्छा होगा। किसके साथ ट्रेड अच्छा होगा? यूएसए के साथ, चाइना के साथ, रशिया, तीनों के साथ हमारा कनेक्शन है। टेक हमारा अच्छा हो, टेक हमें ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है? यूएसए से ज़्यादा टेक मिल रहा है, क्योंकि वहाँ से एफडीआई बहुत तगड़ा हमें मिल रहा है। रीजनल पीस मेंटेन करना है तो ये 3 ग्लोबल प्लेयर्स हैं, इन यही पीस को डिसाइड कर रहे हैं। करंट सिचुएशन ये है, इस दुनिया में पीस का अगर डिसीजन हो रहा है वो ऊपर से हो रहा है। यूएसए डिसाइड कर रहा है, चाइना डिसाइड कर रहा है और रशिया डिसाइड कर रहा है कि पीस आनी है या नहीं आनी है। जैसे यूएसए क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली 1 से 2 दिन पहले देखा, कैरिबियन आइलैंड में एक पूरी शिप बोट में एयर स्ट्राइक की और 11 लोग मौत हो गई। सेम चीज़ चाइना भी कर रहा है। चाइना में क्या है, फिलीपींस के एरिया में देखो, जहाँ स्कॉर बोलो या पैरासल आइलैंड है, वहाँ पे चाइना कितना डोमिनेट कर रहा है। रशिया को नोटिस करो, रशिया यूक्रेन में किस तरीके से एक्सटेंड कर रहा है। अब यूएसए की ही तो मेहरबानी है, इजराइल जो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में पूरा घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी इजराइल के अंदर इतनी पावर आ रही है, कहाँ से आ रही है? यूएसए से आ रही है। तो तरीका होता है किस तरीके से, आप समझिए पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अब बात की जाए, हम इंडिविजुअल बात करते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया एक एक करके कि हमें किस कंट्रीज से क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इंडिविजुअली बताऊं, इंडिया यूएसए से क्या है, तो हमारी स्ट्रॉन्ग टाइज डिफेंस में है, टेक में है, क्वाड के माध्यम से। क्वाड के बारे में आपको बताया था, आप एक बार रिवाइज करिएगा। आईमेक के बारे में आपको एक बार मैं समझा चुका हूं, एक बार आपको अच्छे तरीके से एक बार इसको समझ लेना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, प्रॉब्लम क्या है, हमारी टाइज तो इतनी अच्छी हैं, लेकिन प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है यूएस टैरिफ पे। वो प्रेशर कर रहा है यूएस से कि रशियन ऑयल हम खरीदना बंद कर दें, डिफेंस इंपोर्ट करना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि उससे यूएसए को लग रहा है कि रशिया को पैसा मिल रहा है, पैसा मिलने के बाद रशिया उसी पैसे को यूज़ कर रहा है वॉर के अंदर। ये यूएसए कहना है। लेकिन इंडिया का वे क्या है? इंडिया का वे ये है कि हम कोऑपरेट करेंगे लेकिन इंडिपेंडेंट भी रहेंगे, ठीक है। ये इंडिया और यूएसए के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट है, मतलब दोनों चीज़ बता रहा हूँ, हमें कहाँ से बेनिफिट मिल रहा है और प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब इंडिया चाइना की बात की जाए तो पहली बात तो प्रॉब्लम क्या है, बॉर्डर क्लैशेस देखे जाएं 2020 से। कल ही मैंने आपको पूरा इंडिया और चाइना के बीच का एक बैकग्राउंड समझाया था, बॉर्डर प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई थी। जो मैंने आपको समझाया था मैक मोहन लाइन के बारे में, फिर मैंने आपको समझाया था तवांग रीजन के बारे में जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, वहाँ पे 6 दलाई लामा का बर्थ हुआ है ये कहा जाता है। जो अक्षय चीन का एरिया चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, चाइना कहता है भैया आप अक्षय चीन एरिया ले लो, तवांग हमें दे दो। तो तवांग की क्या स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है ये मैंने कल आपको समझा दिया था। और ये तो पहले प्रॉब्लम है, फिर अभी उसकी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी हम एक बिग ट्रेडर पार्टनर है, एक बिग ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना के साथ। तो इंडिया क्या कर रहा है, बॉर्डर रोड्स अच्छे से बिल्ड कर रहा है और इंडो पैसिफिक ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहा है। साथ ही साथ क्या कर रहा है, देखो ये सारे 2 स्टेप्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, चाइना से अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ चाइना के साथ कनेक्ट भी हो रहा है ब्रिक्स में और एससीओ में। तो आप देख रहे हो इंडिया एक मीडियम वे किस तरीके से चल रहा है, हम अपना खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हम किसी की तरफ अलाइन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। किसकी तरफ, किसी भी कंट्री की तरफ अलाइन नहीं हो रहे हैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट हम प्रमोट कर रहे हैं। तो दोनों कंट्री समझ में आ गई। इंडिया रशिया के बीच देखी जाए तो कोल्ड वॉर के समय से, वर्ल्ड वॉर के समय से एक बहुत ही ओल्ड फ्रेंड कहा जाता है रशिया। हम यहाँ से ऑयल खरीदते हैं, वेपन खरीदते हैं, रिलेशन अपना मेंटेन रखते हैं डिस्पाइट यूक्रेन वॉर। कितना प्रेशर है यूक्रेन वॉर के पास, लेकिन फिर भी हम अपने रिलेशन मेंटेन करते हैं। करेंटली इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया उसी ओल्ड बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है अच्छे तरीके। इंडिया और रशिया के बीच में कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आज तक नहीं आई है कि जैसे बोल रहे हैं यहाँ बॉर्डर इशू है, टैरिफ इशू, कभी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। बट स्टिल वी डू नॉट नो आगे आने वाले समय में ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, घट सकती, क्या हो सकता है हमें नहीं पता, बट कहीं ना कहीं वी शेयर अ वेरी यूनिक बॉन्ड, ठीक है, और वो बॉन्ड बहुत ही सॉफ्ट लेवल पे कनेक्टेड है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के क्या हैं। हम एंगेज सबके साथ करें और इंडिया का इंटरेस्ट सबसे पहले हो, अपनी खुद की डिफेंस टेक को बनाएं, ग्लोबल साउथ को लीड करें। ग्लोबल साउथ जिस तरह लीड करने का मतलब क्या है, ग्लोबल साउथ में क्या है, जिस तरीके से ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बारे में आपको बताया था, जो कैरिबियन नेशन है, वहाँ पे जाकर के हमने इन्वेस्टमेंट किया। नमीबिया के बारे में आपको बताया, वहाँ पे इंडिया ने कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडक्ट किया, किसको, ट्रिनिडाड टोबैगो को भी इंडक्ट किया, नमीबिया को भी इंडक्ट किया, जिससे यहाँ इन दोनों कंट्रीज़ को इनोवेशन मिल सके, यहाँ पे इन कंट्रीज़ को टेक मिल सके, जिससे ये लोग भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएं, अपने घरों को, अपनी बिल्डिंग ऐसी बनाएं जो कि डिजास्टर को झेल सकें, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हम सॉफ्ट पावर का यूज़ कर रहे हैं ग्लोबल साउथ में। इससे कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं ना, जो यस मैन, हर चीज़ को कोई पावर आके बोले हमें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो डिक्टेशन ना हो हमारे ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स हैं। चैलेंजेस क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक वीकनेस है, अभी भी प्रिवेल कर रही हैं। फिर हाई फॉरेन डिपेंडेंस है जो टेक है और वेपन्स के मामले में। ग्लोबल इश्यूज भी प्रिवेल कर रहा है, जैसे साइबर, एआई, क्लाइमेट, सप्लाई चेन। तो ये सारे क्या है, ये चैलेंजेस हैं। किस चीज़ के चैलेंजेस हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, खुद के पास फ्रीडम होना, कैसे हम अपना निर्णय लें किसी के दबाव में ना आके। वे फॉरवर्ड क्या है, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें, मिलिट्री स्ट्रेंथन करें, डेटा प्रोटेक्ट करें अपना अच्छे तरीके से, और बैलेंसिंग रखें, आइसोलेट ना हो जाए लेकिन बैलेंस रखें स्मार्ट पार्टनरशिप का यूज़ करके। तो ये कुछ तरीके हैं जिसका सहारा लेकर के हम अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।